पिछले दिन हम लोगों ने पढ़ा था संधारित्र चैप्टर, और आज हम लोग पढ़ेंगे संधारित्र चैप्टर के अंतर्गत संधारित्रों का संयोजन। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें किसी भी परिपथ की धारिता को बढ़ाना होता है, माने धारण करने की क्षमता को बढ़ाना होता है, और जब ऐसा करना होता है तो हम एक से ज्यादा संधारित्रों को आपस में जोड़ लेते हैं, या घटाना होता है तो भी हम संधारित्रों को एक से ज्यादा संधारित्रों को आपस में जोड़ लेते हैं। तो आज का टॉपिक जो हम लोगों को पढ़ना है वो है संधारित्रों का संयोजन। हम लोग पढ़ेंगे संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन, संयोजन मतलब जोड़ना होता है। संधारित्र को हम दो तरह से जोड़ सकते हैं। संधारित्रों के संयोजन में पहला है श्रेणी क्रम और दूसरा है समांतर क्रम। तो संधारित्रों का संयोजन हम दो तरह से कर सकते हैं, एक है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। तो पहला हमको पढ़ना है श्रेणी क्रम संयोजन। संधारित्रों के संयोजन का पहला टॉपिक जो हमको पढ़ना है वो है श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन क्या है उसी के बारे में हमको पढ़ना है। श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़े जाने वाले जितने भी संधारित्र हैं उनमें से पहले संधारित्र का दूसरा प्लेट दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से, और दूसरे का दूसरा प्लेट तीसरे के पहले से, और इसी प्रकार जोड़ते जाते हैं। तो ये व्यवस्था कहलाती है श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन क्या है ये आप जानते हैं। पहले संधारित्र, जैसे हमारे पास बहुत से संधारित्र हैं, इनमें से पहले संधारित्र की पहली प्लेट को हम सोर्स से जोड़ देंगे और दूसरी प्लेट को अगले संधारित्र के पहली प्लेट से जोड़ देते हैं। मतलब दूसरे संधारित्र के पहली प्लेट से दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहली प्लेट से, और इसी प्रकार जोड़ते जाते हैं। तो ये व्यवस्था श्रेणी क्रम संयोजन कहलाती है। जैसा चित्र में दर्शाया गया है, इस व्यवस्था को हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन कहेंगे। पहले हमने मान लिया है बिंदु ए व बी के बीच में तीन संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए। हमने मान लिया है बिंदु ए व बी के बीच में कितने संधारित्र, तीन संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं जिनकी धारिता। तो श्रेणी क्रम संयोजन क्या है आप जानते हैं। माना कि तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं C1, C2 व C3 हैं, बिंदु ए व बी के बीच में, ए व बी के बीच में श्रेणी क्रम में जुड़ी हमने मान लिया हमारे पास तीन संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं C1, C2 व C3 हैं, बिंदु ए व बी के बीच में श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई। पहले की धारिता को हमने C1 मान लिया, दूसरे की धारिता को C2 और तीसरे की धारिता को C3। अब हम सोर्स से, जो स्रोत हमने रखा है, यहां से Q कूलाम का आवेश देते हैं। तो सबसे पहले Q कूलाम आवेश जब आप देंगे तो पहले के भीतरी तल पर प्लस Q कूलाम का आवेश, और प्रेरण के कारण दूसरे के भीतरी तल पर माइनस Q कूलाम का आवेश होगा। ये आप पढ़ चुके हैं संधारित्र समांतर प्लेट संधारित्र में आपको बताया गया। इसी प्रकार ये आवेश जब बाहर वाले पर जाएगा तो बाहर वाले पर सब प्लस में बदल जाएगा, और फिर अगले वाले के भीतर पर भी प्लस चार्ज और अंदर वाले पर माइनस Q चार्ज, यहाँ पर भी प्लस Q चार्ज और यहाँ पर माइनस Q चार्ज, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा, और अंदर एकदम अंतिम वाले के बाहर पर प्लस चार्ज हो जाएगा। अब हम अगर बाहर वाले की प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दें तो ये एक संधारित्र का रूप ले लेगा। अब जितना भी आवेश आप देंगे समस्त आवेश पृथ्वी के अंदर जाता रहेगा और ये एक कैपेसिटर बन जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में आप देख रहे हैं, पहले में अगर Q कूलाम का आवेश देते हैं तो प्रत्येक के सिरों पर Q कूलाम का आवेश जाता है। इसका मतलब श्रेणी क्रम में आवेश की मात्रा एक समान होगी। माना कि पहले संधारित्र के सिरों पर विभवांतर V1 है, हम बना लेंगे। माना कि हमारे पास जो भी संधारित्र है उनमें से पहले संधारित्र के प्लेटों के बीच में विभवांतर V1 हमने मान लिया। पहले प्लेट के बीच में विभवांतर कितना है V1, और दूसरे प्लेट के बीच विभवांतर V2, और तीसरी प्लेट के बीच विभवांतर V3। ध्यान दीजिए, यदि हमने मान लिया है विभवांतर पहली प्लेट के सिरों पर विभवांतर V1, माना कि पहले संधारित्र के सिरों पर
कि प्लेटों के बीच, ऐसे लिख लें, प्लेटों के बीच विभवांतर B1 दूसरे के सिरों पर B2, दूसरे के लिए B2 एवं तीसरे के लिए B3 यदि बिंदु A व B के बीच विभवांतर B हो तो B बराबर आपको मिलेगा B1 प्लस B2 प्लस B3। विभवांतर 3 पार्टों में बढ़ जाएगा, B बराबर मिल जाएगा B1 प्लस B2 प्लस B3। मतलब आपने सोर्स के सिरों पर विभवांतर B रखा है और B बढ़ के 3 भागों में बढ़ जाता है, तो B बराबर आपको मिल जाएगा B1 प्लस B2 प्लस B3। अब हमने मान लिया है कि पहले के सिरों पर आवेश Q है, दूसरे के सिरों पर भी आवेश Q, तीसरे के सिरों पर भी आवेश Q है, तो आपको मिलेगा, तो स्रोत यानी प्रत्येक के सिरों पर आवेश अगर Q है तो B बराबर आपको मिलेगा Q बराबर CB से, Q बराबर CB से, तो C1 B1 हो जाएगा और यहीं से B1 का मान निकाल लेंगे Q बाई C1 एंड Q बराबर ही आपको मिलेगा C2 B2, तो आपको मिलेगा B2 बराबर Q बाई C2। इसी प्रकार और मिलेगा Q बराबर C3 B3, तो आपको मिलेगा B3 बराबर Q बाई C3। ध्यान दीजिए, तो आपको ये मालूम है परिभाषा से B1 B2 B3 का मान समीकरण 1 में रखेंगे, B1 B2 एवं B3 का मान समीकरण 1 में रखने पर कहाँ रखेंगे, B1 B2 और B3 का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो B1 की वैल्यू कितनी आई, B2 की वैल्यू कितनी आई और B3 की वैल्यू कितनी आई, इन सभी मानों को समीकरण 1 में रख देते हैं। रखेंगे तो आपको मिलेगा V बराबर B1 इज इक्वल टू Q अपॉन C1 और प्लस B2 Q अपॉन C2 और प्लस B3 की जगह पर Q अपॉन C3 होगा और B इज इक्वल टू Q इसमें से कॉमन कर लेंगे 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। इसको इक्वेशन नंबर 2 करिए। जितना भी आप लिखे हैं ये इजीली आप समझ पा रहे हैं। और V इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा Q इंटू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। अब इन तीनों संधारित्रों को हटाकर हम उनकी जगह पर केवल एक संधारित्र लगाएंगे, जिसको हम ये कहेंगे कि इसकी धारिता, इन तीनों की धारिता किसी एक के समतुल्य है। पुनः माना कि बिंदु A व B के बीच तुल्य धारिता C हमने मान लिया। अब इन तीनों को हटाकर हम एक ऐसा कैपेसिटर लगाते हैं जिसकी धारिता C है और ये इन तीनों के समतुल्य है, तो आपको मिलेगा B इज इक्वल टू Q इंटू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। पुनः आप लिख सकते हैं, तो अभी भी विभवांतर B रहेगा, आवेश Q रहेगा, तो आपको मिलेगा B बराबर Q बाई C। इक्वेशन नंबर 3 समीकरण 2 और 3 की तुलना कर लेंगे। समीकरण 2 एवं 3 की तुलना करने पर, समीकरण 2 और 3 की तुलना कर लेंगे तो आपको मिलेगा Q बाई C R इज इक्वल टू Q इंटू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। इनमें से Q और Q कट जाएगा, 1 अपॉन C बराबर आपको मिलेगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये जो फार्मूला आपको मिला है यही श्रेणी क्रम संयोजन की धारिता व तुल्य धारिता के लिए सूत्र है। अगर कभी भी संधारित्र की धारिता घटानी हो तो कई संधारित्रों को आपस में श्रेणी क्रम में जोड़कर तुल्य धारिता का मान घटा सकते हैं। तो कुछ कॉमन सी बातें आपको मिली हैं। संधारित्र जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो प्रत्येक के सिरों पर आवेश की मात्रा एक समान होती है और श्रेणी क्रम में जोड़कर हमेशा धारिता का मान घटाएंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का सूत्र क्या होगा, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 हो जाएगा। दूसरा टॉपिक हमको पढ़ना है समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी को यानी संधारित्रों को एक तरह से और जोड़ सकते हैं, उसका नाम है समांतर क्रम संयोजन। तो सबसे पहले तो हम यही जाने कि समांतर क्रम संयोजन क्या है। जोड़े जाने वाले जितने भी संधारित्र हैं उन सभी संधारित्रों की पहली प्लेट को एक स्थान से और दूसरी प्लेट को दूसरे स्थान से जोड़ दें तो प्राप्त हुआ जो भी संयोजन होगा उसको समांतर क्रम संयोजन कहेंगे।
ध्यान दीजिए, हमने कहा कि जितनी भी संधारित्र हमारे पास होंगे उन सभी संधारित्रों की पहली प्लेट को एक स्थान से और दूसरी प्लेट को एक स्थान से, और पहले संधारित्र के प्रथम प्लेट यानी सभी संधारित्रों के प्रथम प्लेट को एक स्थान से और द्वितीय प्लेट को एक स्थान से अगर जोड़ दिया जाता है तो इस व्यवस्था का नाम श्रेणी समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। हमने मान लिया हमारे पास तीन संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं C1, C2 व C3 हैं, बिंदुओं A व B के बीच में जुड़ी हुई है, बिंदुओं A व B के बीच में जुड़ी हुई हैं, और बिंदु B को जब तक आप पृथ्वी से नहीं जोड़ेंगे तब तक ये समांतर प्लेट संधारित्र नहीं बनेगा। तो हमने मान लिया हमारे पास तीन संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं C1, C2 व C3 हैं। माना कि तीन संधारित्र, वही सारी चीजें जो आपको लिखना है, माना कि तीन संधारित्र C1, C2, C3 हैं जो समांतर क्रम में जुड़ी हुई हैं। सबकी प्रथम प्लेट को एक स्थान से और दूसरी प्लेट को बिंदु B से जोड़ा गया, बिंदु B को पृथ्वी से जोड़ देते हैं तो ये पूरी व्यवस्था एक संधारित्र हो जाती है। अब जब आप सोर्स से Q कूलाम का आवेश देंगे तो आप देखिए बिंदु जब A पर के आगे जाएगा तो ये तीन स्थानों पर बटेगा। माना कि संधारित्र C1 में आवेश Q1, C2 में आवेश Q2 एवं C3 में आवेश, हमने मान लिया कि आवेश बढ़ जाता है Q3, तो इसमें आवेश जो जाएगा वो Q1, इसमें जो आवेश जाएगा वो Q2 और इसमें जो आवेश जाएगा Q3। तो आपको क्या मिलेगा, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ध्यान देखिए, तो आपको मिलेगा Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब आप देखिए कि ये संधारित्र है कि नहीं है। जब Q1 का आवेश पहले प्लेट पर जाएगा तो उसके भीतरी तल पर प्लस Q1 और उसके अंदर दूसरी प्लेट के प्रेरण के कारण भीतरी तल पर माइनस Q1 होगा और बाहर वाले में फिर Q1 आकर के यहाँ मिलेगा। इसी प्रकार से इसमें भी Q2 जाएगा प्लस, इसमें माइनस Q2, इसमें माइनस Q3 प्लस Q3 और यहाँ पर माइनस Q3 और यहाँ से भी Q2, यहाँ से भी Q3 और सब मिलकर फिर Q कूलाम का आवेश होगा और पृथ्वी में चला जाएगा। अब आपको एक विशेष बात इसमें जाननी है कि यदि बिंदु A व B के बीच में, यहाँ समांतर क्रम है, विभवांतर एक समान होगा, यदि बिंदुओं A व B के बीच विभवांतर B वोल्ट हो, विभवांतर B वोल्ट हो, बिंदुओं A व B के बीच विभवांतर यदि B वोल्ट हो तो आपको क्या मिलेगा, Q बराबर, यानी पहले के लिए आप ध्यान से देखें तो Q1 बराबर हो जाएगा C1B, Q1 बराबर C1B एंड Q2 बराबर आपको मिलेगा C2B, Q3 बराबर आपको मिल जाएगा C3B। Q1, Q2, Q3 का मान समीकरण 1 में रखेंगे, लिखेंगे Q1, Q2 व Q3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, Q1, Q2, Q3 का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देंगे तो Q बराबर आपको मिलेगा C1B1 और प्लस C2B2, सॉरी C1B होगा क्योंकि विभवांतर एक समान है, यह कॉमा था, तो आपको मिलेगा C2B प्लस C3B। इनमें से कुछ कॉमन हो जाएगा तो आपको मिलेगा C1 प्लस C2 प्लस C3 और इंटू B। इक्वेशन नंबर सेकेंड, Q बराबर आपको मिल जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू B। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यदि मान लें कि इसकी तुल्य धारिता C है, यदि मान लें बिंदुओं A व B के बीच में तुल्य धारिता, यदि बिंदुओं A व B के बीच तुल्य धारिता, अगर हम ऐसा कह लें तुल्य धारिता C है तो आपको क्या मिलेगा, तो आवेश अभी भी Q है, विभवांतर अभी भी उतना ही रहेगा, तो Q बराबर आपको मिलेगा CB। इक्वेशन नंबर थर्ड, तुलना कर लीजिए, तुलना करने पर कौन कौन से समीकरण को, समीकरण 2 और 3 को तुलना करेंगे तो आपको मिलेगा CB बराबर, Q और Q को तुलना कर लेंगे तो आपको मिलेगा CB बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 में B और B कट जाएगा, C बराबर आपको मिल जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। ये तुल्य धारिता का इक्वेशन होगा। और एक विशेष बात आपको मालूम चला कि जब संधारित्र की धारिता को बढ़ाना हो तो संधारित्र को आपस में श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं। तो
तो धारिता के लिए इक्वेशन हो जाएगा C बराबर, समांतर क्रम में जोड़ेंगे, धारिता बढ़ाना है तो C बराबर आपको मिलेगा C1 + C2 + C3। तो संधारित्रों के जोड़ने की दो रीतियां हैं जो आपने पढ़ लिया, एक श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में धारिता को घटाना होता है तब जोड़ते हैं, और समांतर क्रम संयोजन में जब धारिता को बढ़ाना होता है तब जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश प्रत्येक प्लेट पर एक समान होगा, जबकि समांतर क्रम संयोजन में विभव एक समान होता है, प्रत्येक के सिरों पर विभवांतर एक समान आएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमको पढ़ना है, संयोजन हमने पढ़ लिया, समांतर प्लेट संधारित्र के लिए संयोजन आपको मालूम हो गया। अगला है आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट टॉपिक हमको पढ़ना है आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, ये वही टॉपिक है जो आपने चालक की स्थिति ऊर्जा पढ़ी। जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो आवेशित करने में कुछ कार्य किया जाता है और वही कार्य उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो जो भी कार्य आप करेंगे वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जब किसी संधारित्र को आवेशित करते हैं तो कुछ कार्य किया जाता है, तो कुछ कार्य करना पड़ता है। यही कार्य संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो हम लोग समझ गए, अगर हम किसी भी संधारित्र को आवेशित करते हैं तो जो भी आवेशित करने में हमारे द्वारा किया गया कार्य होगा वही कार्य इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। अब बाकी स्थितिज ऊर्जा के लिए जो फार्मूला आएगा वो U बराबर आपको वही इक्वेशन मिलेगा। स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र आपको जो मिलेगा इक्वेशन में U = ½ CV², जो आप पहले पढ़े हैं। U बराबर ½ CV² और U = 1/2 QV या फिर Q²/2C। ये डेरिवेशन वही है जो आप चालक की स्थितिज ऊर्जा में लिखेंगे। तो इसके डेरिवेशन में आप वही सब कुछ ले लेंगे। माना कि एक संधारित्र है जिसको आवेश देने पर किसी समय उसके प्लेटों के बीच में विभवांतर Q', विभवांतर B' है, और अगर उसको Q' कूलाम का आवेश दिया गया है तो प्लेटों के बीच में विभवांतर B' = Q'/C होगा, जो आप पिछले टॉपिक में पढ़े हैं। फिर आप थोड़ा सा विस्थापित कर लेंगे तो किया गया कार्य मालूम हो जाएगा। उसी तरह से डेरिवेशन कर लीजिएगा जो पिछले में आपको बताया गया। तो इसको हम नहीं लिख रहे हैं, आप पिछला उतार लेंगे, केवल यही इतनी एक लाइन आपको लिख लेनी है और पिछला टॉपिक पूरा उतार लीजिएगा। तो ये संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक हमको पढ़ना है ऊर्जा घनत्व। अगला टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो ऊर्जा घनत्व है। आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र, आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र, आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच हमें ऊर्जा घनत्व पढ़ना है। के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व, आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व। तो ऊर्जा घनत्व का इक्वेशन पढ़ना है। ऊर्जा घनत्व क्या है? ऊर्जा अगर हम निकाल ले जाए, समांतर प्लेट संधारित्र की ऊर्जा अगर निकाल ले जाए तो प्रति एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा की मात्रा ऊर्जा घनत्व कहलाती है। सबसे पहले तो हम ऊर्जा ज्ञात करेंगे। माना कि समांतर प्लेट संधारित्र, एक समांतर प्लेट संधारित्र लेते हैं। संधारित्र की धारिता C है। समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल, ऐसे लिखें कि प्लेटों का क्षेत्रफल A व बीच की दूरी D। तो हमने मान लिया, माना कि हमारे पास एक समांतर प्लेट संधारित्र, हमें पहले ऊर्जा निकालनी होगी क्योंकि हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र है। पहले धारिता निकालेंगे फिर उसकी ऊर्जा निकालेंगे।
तो प्लेटों के बीच की दूरी हमने d मान ली, प्लेटों का क्षेत्रफल a है। यदि प्लेटों के बीच में वायु हो, यदि प्लेटों के बीच वायु हो तो वायु संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी? पढ़े हैं आप, वायु संधारित्र की धारिता C बराबर आपको मिलेगा A एप्सिलॉन 0 एंड डिवाइड बाई D। या पढ़े हैं, अगर प्लेटों के बीच में वायु भरा हो तो उसकी धारिता हो जाएगी C बराबर A एप्सिलॉन 0 डिवाइड बाई D। तो प्लेटों के बीच में यदि वायु भरा है तो आप उसकी धारिता लिख सकते हैं। तो C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 डिवाइड बाई D होगा। अब हम संधारित्र की ऊर्जा लिख लेंगे। यदि ऊर्जा U बराबर हाफ CV स्क्वायर होता है तो B मान ले विभव है। यदि प्लेटों के बीच विभवांतर B वोल्ट तो संधारित्र की ऊर्जा क्या हो जाएगी? संधारित्र की ऊर्जा U बराबर आपको मिल जाएगा हाफ CV स्क्वायर। C का मान रख दीजिए। अगर हम C की वैल्यू रखते हैं तो C और आपको मिलेगा A एप्सिलॉन 0 डिवाइड बाई B और इंटू B स्क्वायर। यदि प्लेटों के बीच विभवांतर वैद्युत क्षेत्र E हो, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। यदि प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र E हो तो B बराबर आपको मिलेगा E इंटू डी। परिभाषा से आप B बराबर क्या लिख सकते हैं? E इंटू डी। तो ऊर्जा क्या हो जाएगी? E वैद्युत क्षेत्र, क्योंकि यहाँ लिखा है कि बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा का, तो वैद्युत क्षेत्र को लाना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे B बराबर E इंटू डी, विभवांतर इज इक्वल टू वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और प्लेटों के बीच की दूरी। तो ये B का मान ऊपर वाले समीकरण में रख देंगे। तो ऊर्जा घनत्व, तो ऊर्जा मालूम होगी। ऊर्जा U बराबर आपको मिलेगा 1/2 A एप्सिलॉन 0 डिवाइड बाई D और इंटू E स्क्वायर इंटू D स्क्वायर। इसमें से D स्क्वायर से एक D कट जाएगा, इक्वेशन होगा 1/2 A एप्सिलॉन 0 और इंटू E का स्क्वायर इंटू D। तो आपने अभी अभी जो पढ़ा है, ये समांतर प्लेट कोई भी संधारित्र है, उसके बीच में ऊर्जा आप निकाल ली। ऊर्जा का इक्वेशन आपको मालूम हो गया 1/2 एप्सिलॉन 0 इंटू E स्क्वायर और इंटू A और इंटू D। लेकिन ऊर्जा नहीं चाहिए था, आपको क्या चाहिए था? ऊर्जा घनत्व। प्रति एकांक आयतन में उपस्थित जितनी भी ऊर्जा होगी उसे आप ऊर्जा घनत्व कहेंगे। पुनः लिखेंगे, पुनः प्रति एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा की मात्रा ऊर्जा घनत्व कहलाती है। ऊर्जा घनत्व कहलाती। अतः ऊर्जा घनत्व निकाल लेंगे। ऊर्जा घनत्व को स्मॉल u से लिखेंगे, बराबर कैपिटल U एंड डिवाइड बाई A इंटू डी। ये AD कहां से आ गया? प्रति एकांक आयतन में कहा जा रहा है तो आयतन से डिवाइड कर देंगे। संपूर्ण ऊर्जा को आयतन से डिवाइड कर देंगे तो आपको ऊर्जा घनत्व मालूम हो जाएगा। तो प्रति एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा की मात्रा ऊर्जा घनत्व कहलाएगी। तो आयतन से भाग कर देंगे, आयतन बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल गुणे बीच की दूरी। तो A इंटू डी से डिवाइड कर देंगे तो आपको मालूम हो जाएगा ऊर्जा घनत्व। तथा ऊर्जा घनत्व U का मान, ऊर्जा घनत्व U इज इक्वल टू कैपिटल U का मान आप जानते हैं 1/2 एप्सिलॉन 0 इंटू A स्क्वायर इंटू AD एंड डिवाइड बाई A इंटू D। A इंटू D कट जाएगा, ऊर्जा घनत्व हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन 0 इंटू E का स्क्वायर। तो प्लेटों के बीच में ऊर्जा घनत्व आपने मालूम कर लिया। इक्वेशन हो गया 1/2 एप्सिलॉन 0 इंटू E का स्क्वायर। इसका मात्रक होगा जूल प्रति मीटर का क्यूब, जूल प्रति मीटर का क्यूब। तो ऊर्जा घनत्व आपने मालूम कर लिया। ऊर्जा घनत्व को स्मॉल u से लिखेंगे, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा की मात्रा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। स्मॉल u इज इक्वल टू आपको मिलेगा 1/2 इंटू एप्सिलॉन 0 इंटू E का स्क्वायर। और आखिरी पॉइंट जो हमको पढ़ना है वो है संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच में बल। प्लेटों के बीच बल हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है, समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र, कोई भी समांतर प्लेट संधारित्र होगा उसके प्लेटों के बीच में कितना बल लगेगा। समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच बल,
प्लेटों के बीच बल। पहले तो ये पता करिए बल लगेगा कि नहीं लगेगा। आप जानते हैं समांतर प्लेट संधारित्र के एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पर उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। विपरीत प्रकार के आवेश होने के कारण वो एक दूसरे पर बल लगाएंगे। तो अब आवेश अगर है तो उनके बीच में जो बल लगेगा, प्लेटों के बीच में जो बल लगेगा वो उसके लिए हमको फार्मूला पढ़ना है। मान लेंगे, माना कि समांतर प्लेट, हमारे पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसके प्लेटों का क्षेत्रफल a और उनके बीच की दूरी d। अगर हम ये कहें कि आवेश को हम एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक चलाते हैं तो हमारे द्वारा कोई ना कोई कार्य किया जाएगा। आवेश को एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक हम चलाएंगे तो हमें उतना ही कार्य करना पड़ेगा जितना उसकी एनर्जी होगी। तो सबसे पहले हम आवेश को एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक ले जाएंगे और ले जाने में किया गया कार्य निकालेंगे। माना कि संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी d एवं प्लेटों के बीच बल F, प्लेटों के बीच बल F है। तो आवेश को एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक, एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक ले जाने में किया गया कार्य होगा, किया गया कार्य W बराबर बल गुणे विस्थापन, आपको मिल गया W बराबर F इंटू डी। इतना कार्य हमको करना पड़ेगा, W बराबर F इंटू डी। यही कार्य उसमें स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। जो भी कार्य आप कर रहे हैं यही कार्य किसके रूप में, स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा प्लेटों के बीच में। तो यही कार्य प्लेटों के बीच स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। जो भी कार्य आप कर रहे हैं ये स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। अतः ऊर्जा क्या मिलेगी, ऊर्जा U बराबर, अगर हम ध्यान दें तो ऊर्जा के लिए इक्वेशन आप लिख सकते हैं, ऊर्जा U बराबर 1/2 QV। इक्वेशन लिखेंगे U बराबर 1/2 QV, जहां प्लेटों के बीच में वो अंतर कितना है B। U बराबर हो जाएगा 1/2 QV, जहां प्लेटों के बीच में वो अंतर B है। परंतु B बराबर, अभी आप पढ़ेंगे कि प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो B बराबर आपको मिलेगा E इंटू डी, B बराबर U इंटू डी, और U इज इक्वल टू 1/2 Q इंटू E इंटू डी मिल जाएगा। ये ऊर्जा और कार्य आपस में बराबर हैं। तुलना करने पर किया गया कार्य ही ऊर्जा है, परंतु किया गया कार्य ही ऊर्जा है, किया गया कार्य ही ऊर्जा है। अतः दोनों आपस में बराबर कर लेंगे तो आपको मिलेगा F इंटू डी और बराबर 1/2 QE इंटू डी। कुछ ऐसा है जो कट जा रहा है, D और D कट जाएगा तो बल आपने मालूम कर लिया 1/2 QE होगा। आप जानते हैं आवेश अगर कहीं रखा गया है तो बल लगाएगा, F बराबर QE होता है, लेकिन समांतर प्लेट संधारित्र में जो बल का इक्वेशन होगा ये 1/2 QE होगा। मतलब आवेश को फ्रीली रखते हैं तो ज्यादा बल लगेगा, और अगर आवेश को समांतर प्लेट संधारित्र पर ले जाते हैं तो बल आधा हो जाएगा, और बल के लिए इक्वेशन हो जाएगा F बराबर 1/2 Q इंटू E। अगला पॉइंट और अंतिम है ये संधारित्रों का उपयोग, इसको आप किताब से पढ़ लेंगे। संधारित्रों का उपयोग, सबसे पहला उपयोग आपने पढ़ा है आवेश का संचय करने में, मतलब आवेश को एकत्रित करने में हम संधारित्रों का प्रयोग करते हैं। आवेश के संचय करने में आवेश का संधारित्र का प्रयोग होगा। दूसरा उपयोग है संधारित्र में ऊर्जा का संचय करने में, माने एनर्जी को हम भी स्टोर करना चाहते हैं तो भी हम संधारित्रों का उपयोग करेंगे। वैद्युत उपकरणों में ऐसे तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती हैं जिसमें हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे फैन होता है, आपने तमाम ऐसा चीज पढ़ा, मोटर पढ़े हैं, उन सभी में कैपेसिटर का यूज किया जाता है। वैद्युत उपकरणों में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और अंतिम है इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में, ऐसे तमाम इलेक्ट्रॉनिक स्विच हैं जिसमें हम इसका उपयोग करते हैं, और वैज्ञानिक के अध्ययन में भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। किताब में है, इसको पढ़ लेंगे आप। आपका ये चैप्टर इलेक्ट्रिक कैपेसिटर समाप्त हो जाता है, इसको देख लीजिएगा और इसको नोट करिएगा। इसके अगले YouTube चैनल पर जब अगला वीडियो पड़ेगा तो उसमें आपको न्यूमेरिकल्स पढ़ाया जाएगा।